Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point and लास्ट स्लाइड में हमने लर्निंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थियरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लर्निंग की थियरीज कैसे मिली। Psychologists have conducted various kinds of experiment to know the phenomena of learning, and as a result of that, various learning theories have been given. Basically, there are two main types of theories classification. The first one is stimulus response associated types of theories, and B1 is Gestalt field or field cognition theory. Okay, so the first one is only associated with stimulus response. ये थियोरी सिर्फ रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की बात करती है, तो उनके हिसाब से जो लर्निंग का प्रोसेस है इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड stimulus and response. Whatever the stimuli get, whatever the response is, that is the learning one. And in the field of Gestalt, in the part of Gestalt field or field cognition theory, it totally depends upon learners perception in learning environment. तो पहली थ्योरी बात करती है कि कोई भी स्टिमुलस जो किसी को मिलता है उसकी रिस्पॉन्स जो होता है वही उसकी लर्निंग का बेस फॉर्म करता है, जबकि गेस्टाल्ट फील्ड और फील्ड कॉग्निशन थ्योरी ये कहती है कि जो लर्नर का एक परसेप्शन होता है लर्निंग एनवायरनमेंट में वो ही उसको लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, और इसीलिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज जो होती हैं ये एक्शन की बात करती हैं, दे टॉक अबाउट एक्शंस। और ये जो गेस्टाल्ट फील्ड थ्योरीज होती हैं ये थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या थिंकिंग पर्सपेक्टिव की बात करती हैं। तो ये दो बेसिकली ब्रॉड टाइप का थ्योरीज का क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं मेन थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, वॉटसन पावलोव क्लासिंग कंडीशनर और स्क्रीनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तीनों जो हैं ये बेसिकली ए कैटेगरी यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली जो कैटेगरी है उसकी होती हैं, और बाकी की जितनी थ्योरीज आप देख रहे हैं ये बी के हैं, ये जो कि कॉग्निटिव थिंकिंग की बात करती हैं, जिसमें कोलर इनसाइट थ्योरी है, लेविन फील्ड थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, रॉजर्स एक्सपेरिमेंट लर्निंग है, और मैस्लोस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। हम एक एक करके इन थ्योरीज के बारे में डिटेल में हर वीडियो में सीखेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है, और हो सकता हो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर्स में कनेक्शनिज्म की बात की जाए तो वो थ्योरी यही है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो थॉर्नडाइक थे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके लिए उन्होंने चिकन्स, रैट्स, कैट्स को किया और डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन में उनको रखा और उसके बाद उनको केयरफुली स्टडी करा, और वहाँ पर उन्होंने कुछ लॉज दिए जो कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग था इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना। तो थॉर्नडाइक की एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको शो करके दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट अपनी स्लाइड में। उन्होंने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक ही दरवाजा था और एक लैच था जिसको खोला सिर्फ एक ही बार में खोला जा सकता था, और एक फिश को बाहर रख दिया उस बॉक्स के, और हंग्री कैट को जैसे ही उसने फिश को देखा तो वो कूदने लगी और उसने बहुत सारे प्रयास किए उस फिश को खाने के लिए। ये देखिए, तो उसने बहुत प्रयास किया कि मुझे किसी तरीके से ये लैच खोलने को मिल जाए और वो फिश उसको खाने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो फिश थी ये क्या थी, इसने मोटिव का काम किया, ठीक है, मोटिव का फॉर्म किया। स्टिमुलाई क्या थी यहाँ पे, हंगर, जिसके लिए इसने
प्रोसेस किया किसका, ट्रायल और एरर का, मतलब इसने ट्राई भी किया और ये कई बार अपने रिस्पॉन्स में फेल भी हुई। और नेक्स्टली क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स में वो लैच टूट गया और कैट इजिली फिश तक पहुंच गई और उसने खा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको रिस्पॉन्स मिला और कह सकते हो कि रिवॉर्ड मिला फॉर हिज रिस्पॉन्स। और यही से थॉर्नडाइक की थ्योरी का बेस फॉर्म हुआ। उन्होंने ये कहा कि लर्निंग इज नथिंग बट stamping in correct response and stamping out incorrect response। तो जो रिस्पॉन्सेस सही थे वो उन्होंने कहा कि ट्रायल है, और जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस थे उन्होंने कहा एरर है। कैट ने भी बार बार एरर किया, लेकिन फाइनली उसने सही चीज करी और वो सीख गई। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसके बाद बार बार जब उन्होंने कैट को रखा तो उन्होंने देखा कि कैट वही वाली चीज को बार बार कर रही है जिससे उसको सही रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वो इजिली एक टाइम ऐसा आया कि वो पहले ही अटेम्प्ट में उसने उस लैच को नीचे गिराया और इजिली वो फिश के पास पहुंच गई। तो उन्होंने यहाँ से एक टर्म दिया कि लर्निंग इज कनेक्टिंग। उसने रिस्पॉन्स को और स्टिमुलस को कनेक्ट करना सीख लिया, और यहाँ इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लर्निंग था वो एक कनेक्टिंग था। और उन्होंने यहाँ से थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म दिया कि मैंस लर्निंग इज connecting system, or the man mind is connection of different types of stimulus or nervous system of stimuli and response. There is definite association between sense impression and impulses to an action। और ये एसोसिएशन जो है इसे बॉन्ड और कनेक्शन कहा जाता है। और इसी के आधार पर उन्होंने डिफरेंट लॉज दिए, बेसिकली 3 तरीके के लॉज दिए, जिसमें से मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। फर्स्ट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू डू इज सेटिस्फाइंग, यानी ये कहता है कि it is very essential for learning that learner state should be very well active। अब इसे easy language में समझे तो ये है कि if a child is ready to learn, he will learn quickly। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें कि बच्चा तभी सीखेगा इफेक्टिवली अच्छे से जब वो लर्निंग के लिए तैयार होगा। और अगर वो रेडी नहीं है लर्निंग के लिए तो हम उसको कितना भी सिखाएं वो रेडी नहीं हो सकता है लर्निंग के लिए। और यहीं से हमारे एजुकेशनल गोल्स भी बनते हैं कि जब बच्चा तैयार होता है लर्निंग के लिए उसको उसी समय वो लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए, और राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं। तो जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो किसकी बात कर रहा है, अगर आप देखिए अभी तक हमने जो सीखा उसमें ये बात कर रहा है बच्चे के इंटरेस्ट की, ये बात कर रहा है बच्चे की कैपेसिटी की, और ये बात कर रहा है बच्चे की अटेंशन की। अगर इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसकी लर्निंग क्विक होगी, अफेक्टिव होगी। ओके, नाउ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ अफेक्ट। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि अगर एक मॉडिफाइबल कनेक्शन बनता है सिचुएशन और रिस्पॉन्स का और एक सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स में होता है तो कनेक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। बट व्हेन मेड एन अटेम्प्ट और फॉलोड बाय अनोइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इट्स स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड। तो ये लॉ आप इसकी लैंग्वेज तो आप अपने नोट्स में एड अप कर लेना कि लॉ ऑफ इफेक्ट का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे
आप एक बच्चे को रिवॉर्ड देते हो किसी चीज के लिए, जब आप रिवॉर्ड देते हो तो आप ये देखते हो कि जो बच्चा है वो क्या होता है, वो मोटिवेट होता है और नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कई बार बच्चे को पनिशमेंट देते हो, पनिशमेंट देने से क्या होता है, बच्चा डिस्करेज होता है और डिस्करेज होकर हो सकता है कि उसका परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाए। ओके, तो यही लॉ ऑफ इफेक्ट है कि जितनी भी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, अगर वो पॉजिटिवली बच्चे पे इफेक्ट कर डाल रही हैं या लर्नर पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही हैं, तो वो वहाँ से बच्चा जो है वो मोटिवेट होता है और उसकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और अगर उस बच्चे के साथ उसको पनिशमेंट दी जाती है या जो भी सिचुएशन और रिस्पॉन्स है वो उसको परेशान कर रहा है, यानी मैं बोल रही हूँ पनिशमेंट हो रही है या उसको अब्यूजिव लग रहा है, तो वहां पे बच्चा डिस्करेज होता है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। और तीसरा था, द थर्ड वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यहां पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने ये कहा कि जिन स्टिमुलस और कनेक्शन की प्रैक्टिस होती रहती है, यानी जो चीज रिपीटेटिव होती रहती है, वो जो है उससे कनेक्शन स्ट्रेंथ जो होती है, कनेक्शन किसका, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का कनेक्शन, वो इंक्रीज होता है। और अगर किसी चीज को नॉन प्रैक्टिस होता है, बहुत दिनों तक हम उसको नहीं इंक्रीज कर पाते हैं, तो वो वहां पर जाकर क्या हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं होती है तो कनेक्शन बॉन्ड जो है वो टूटता है, कनेक्शन स्ट्रेंथ टूट जाती है, इट विल गेट डिक्रीज, जिससे कि आप फॉरगेटिंग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल था, इससे टेक्निक्स कैसे बन रही हैं। उन्होंने कहा कनेक्शन होता है किसमें, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में। ठीक है, अगर कनेक्शन स्ट्रेंथ अच्छी है, मॉडिफिल सिचुएशन रिस्पॉन्स में लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि अगर लंबे समय तक बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, तो वहां पे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच का कनेक्शन कमजोर होता है और आप भूलने की, फॉरगेटिंग की उसमें आ जाते हो। और अगर आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते हो तो कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और वो चीज आप अच्छे से सीख सकते हो। सो द इट कैन बी सेड दैट अगर प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यूड कर दिया तो वहां पर कनेक्शन वीक हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन को बार बार प्रैक्टिस करते रहे तो वहां पे आप सीख जाएंगे। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में इन्होंने दो चीजें बोली, एक था लॉ ऑफ यूज और दूसरा था लॉ ऑफ डिसयूज। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहते हैं चीज़ों की, तो वहाँ से कनेक्शन स्ट्रांग होता है और आपकी लर्निंग अच्छी होती है, आप नहीं भूलते हैं। और नॉन प्रैक्टिस में उन्होंने ये कहा कि अगर लर्नर के रिस्पॉन्स सिचुएशन में और स्टिमुलस में अच्छा कनेक्शन नहीं फॉर्म होता है, तो वो वहाँ पे वो प्रैक्टिस जो होती है वो छूट जाती है और डिसकंटिन्यूड हो जाती है, क्योंकि कनेक्शन वीक हो चुकाते हैं और हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। और बाद में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक चीज और ये कही कि सारे तीनों ही लॉज जो हैं इनके देखो बहुत सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इन्हीं से बने। इनकी जो लॉ ऑफ लर्निंग थी, इन्होंने ये कहा कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप जब तक बच्चे को ला तो सकते हो पानी के कुएं तक, लेकिन वो सीखेगा तभी जब वो रेडी होगा, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ फॉर्म होगी। और ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज की प्रोवर्ब को फॉलो किया गया, इनके इसी लॉ को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मतलब नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस का मतलब ये था कि एक बार अच्छा रिवॉर्ड मिला तो आपने बार बार वैसे ही प्रयास करने शुरू कर दिए। तो आई होप कि देखिए कितनी कितनी अच्छी इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो लॉज दिए वो आज तक हमारी लर्निंग में काम आ रहे हैं। नाउ अब कुछ और लॉज भी थे जो उन्होंने अपने आगे एक्सपेरिमेंट से दिए, वो एक एक करके हम नोट कर ले रहे हैं। सबसे पहला है लॉज ऑफ मल्टीपल
respond और varied reactions। इसमें उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने बोला कि द लॉ एम्प्लॉयज दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज confronted with a new situation, he will respond in variety of ways before arriving at the करेक्ट रिस्पॉन्स। जैसे कि आपने कैट में भी देखा कि कैट ने कई सारे प्रयास किए लेकिन सही रिस्पॉन्स तक पहुंचने से पहले उसने बहुत सारे अलग अलग वेज में रिस्पॉन्स किया। तो सही रिस्पॉन्स पे पहुंचने से पहले ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ता है। दूसरा है लॉ ऑफ एटीट्यूड। Law of attitude says that learner performs the task properly only if he has developed a healthy attitude towards the task। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि लर्नर का एटीट्यूड उसकी लर्निंग को बहुत इफेक्ट करता है। नाउ थर्ड इज लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी का मतलब होता है सेम रिएक्शन इन सेम सिचुएशन। अगर एक ही जैसी सिचुएशन में एक ही जैसा रिएक्शन होता है, मान लो एग्जांपल के तौर पे मतलब नई सिचुएशन में भी अगर उसको एक ही जैसी सिचुएशन मिल जाती है तो उन्हीं मतलब पिछली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने एक गर्म आयरन को टच करा एक बार, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आयरन को देखेगा तो उसे वो गर्म टच याद आएगा और वो अपना उंगली हटा लेगा या डर के मारे उस प्रेस को आयरन को टच ही नहीं करेगा। तो सेम रिएक्शन हर न्यू सिचुएशन में वही रिस्पॉन्स देना जैसे कि उसने पहले पिछले पास्ट में कर रखा है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है चीज़ों का कि ऐसे किया तो ऐसे होगा। और जैसे आयरन कुछ वहाँ गर्म था, उसने हाथ हटाया, उसको लगा वो जल जाएगा, अगर उसको वो गर्म पानी को छुएगा तो भी वो सेम रिएक्शन करेगा क्योंकि उसको गर्मी पता है, वो स्टिमुलस पता है, तो उसका रिएक्शन वहाँ पर सेम होगा। एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ associative shifting। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं एरर बिफोर मेनी एरर बिफोर करेक्ट रिस्पॉन्स। Okay, law of associative shifting says that we can get any response from the learner of which he is capable associated with any situation to which he is sensitive। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप बच्चे को इतनी किसी को भी इतनी प्रैक्टिस करा दें तो वो अगर उसने पहले ही लर्निंग कर रखी है ना, उस लर्निंग को अगर आप किसी चीज से एसोसिएट कर दें, मान लो किसी कमांड से, जैसे उन्होंने जब कैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक शब्द उसको बार बार ट्रेनिंग में दे दिया, स्टैंड अप। तो जब जितनी बार थॉर्नडाइक स्टैंड अप बोलते थे उसको कैट को पता था कि वो क्या करना है, जैसे ही स्टैंड अप बोलेंगे तो वो दौड़ेगी उसी रिस्पॉन्स पे, लैच को गिराएगी और फिश तक पहुंच जाएगी। तो उन्होंने एसोसिएटिव वर्ड्स को यूज करने के लिए कहा कि लर्निंग भी एसोसिएटिव शिफ्टिंग करती है और वहां पे जो रिस्पॉन्सेज हैं एक वर्बल सिग्नल या कमांड के साथ अगर उसे एसोसिएट कर दिया जाए तो वो इजली लर्निंग कर लेता है। जैसे हम अगर आपसे स्कूल की बात करें तो आपके माइंड में एक मैप बन जाता है क्योंकि आपने बार बार वही चीज़ें देखी हैं। अगर और फिर आपको जब एक्शन वर्ड सिखाए जाते हैं, वी से स्टैंड अप तो आप क्या करते हो, आप स्टैंड हो जाते हो, वी से सिट डाउन तो आप बैठ जाते हो। ये क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। इसका मतलब है कि लर्निंग को एक सर्टेन वर्ड या सर्टेन कमांड या सर्टेन वर्बल सिग्नल से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दीज आर द लॉज गिवन बाय थॉर्नडाइक और ये आज के ज़माने में भी बहुत अच्छे एप्लीकेबल हैं अपनी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एंड आई होप कि आपको यह क्लियर हो गए होंगे। और इन्हीं से एजुकेशनल लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं, बच्चे को मोटिवेशन करना चाहिए,
बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी मेंटल प्रिपरेशन कैसी है, इस पे एम्फेसाइज करना चाहिए। इसके अलावा एक एजुकेट बेस ऑफ नॉलेज पास्ट एक्सपीरियंस की बात करनी चाहिए ताकि वो लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग की काम कर सके। तो इसके द्वारा बहुत सारी इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात होती है। तो आई होप आपको थॉर्नडाइक एरर थ्योरी समझ में आ गई होगी, और अगर इसके नोट्स आपने फॉर्म कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर फॉर्म करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉटसन एंड पावलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।